बात की जा रही है, साझेदारी किससे आशय जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी श्रम, पूंजी, योग्यता व सामर्थ्य लगाते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अपनी श्रम, पूंजी, योग्यता, सामर्थ्य लगाते हैं और किसी वैधानिक व्यवसाय की स्थापना करते हैं और लाभ हानि का विभाजन करते हैं तो साझेदार कहलाते हैं। यानी परिभाषा शुरू से लिखवाई गई थी, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी श्रम, पूंजी, योग्यता, सामर्थ्य लगाते हैं, श्रम, पूंजी, योग्यता, सामर्थ्य लगाते हैं और किसी वैधानिक व्यवसाय की स्थापना करते हैं। देखो क्या बताया गया, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी श्रम, पूंजी, योग्यता, सामर्थ्य लगाते हैं और वैधानिक व्यवसाय की स्थापना करते हैं, वैधानिक व्यवसाय की स्थापना करते हैं और लाभ हानि का विभाजन करते हैं, वे साझेदार कहलाते हैं। यही सारी विशेषता हो जाएगी, मिलाकर लिख दोगे परिभाषा हो जाएगी। यही सारी मिला के लिख दोगे परिभाषा हो जाएगी, अलग अलग लिख दोगे विशेषता हो जाएगी। साझेदारी के बाद अगला वाला जो टॉपिक आता है वो आता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख के लिए यहाँ पर तीन प्रमुख रूप से परिभाषाएं बताई जाती है। एक होता है वाद विवाद, एक होता है जोखिम और एक होती है अनिश्चितता। तो कुल मिलाकर के जब बात कही जाए तो भविष्य के वाद विवाद, जोखिम और अनिश्चितता से बचने के लिए जो लेख लिखे जाते हैं वह साझेदारी संलेख कहलाते हैं। संलेख बोला ना, संलेख का मतलब होता है लेख लिखना। भविष्य के जोखिम, वाद विवाद और अनिश्चितता से बचने के लिए जो लेख लिखे जाते हैं वह साझेदारी संलेख कहलाते हैं। यहाँ पर एक खालिस्तान आप लोगों को 100% आ सकता है कि साझेदारी संलेख खालिस्तान है। तो क्या है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, बनाने की इच्छा हो तो ठीक है, नहीं बनाने की इच्छा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल उसका आंसर ऐच्छिक होता ही होता है, आता ही है, डेली हर बार आता है। या तो विकल्प में पूछ लिया जाएगा, खालिस्तान में पूछ लेंगे या एक शब्द में पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर जाएगा। साझेदारी संलेख की बात हो गई, जब भविष्य के जोखिम, वाद विवाद एवं अनिश्चितता से बचने के लिए जो लेख लिखे जाते हैं उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। यहाँ पर हम आगे बढ़े, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें पूछी जाती हैं। प्रमुख बातें तो यहाँ पर रहता है फर्म का नाम, फर्म का नाम, फर्म का नाम, फर्म का पता, फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारों के नाम, साझेदारों के पते, साझेदारों की संख्या, साझेदारों की पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आहरण, आहरण पर ब्याज, ऋण, ऋण पर ब्याज इत्यादि जो रहेंगे वो सारे साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें रहेंगी। हमें लिखनी पड़ती केवल 2 या 3, इतनी सारी नहीं लिखनी पड़ती, लिख सकते हैं आसानी से। फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारों का नाम, साझेदारों के पते, साझेदारों की संख्या, साझेदारों का प्रवेश, साझेदारों का अवकाश, ऋण, ऋण पर ब्याज, पूंजी, पूंजी पर ब्याज इत्यादि रूप से और भी बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, लेकिन हमें याद करने केवल 2-3 साझेदारी संलेख खत्म। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है, प्रमुख बातों के साथ साथ एक चीज और पूछी जाती है, साझेदारी संलेख के अभाव में नियम। अभाव में नियम, यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न ये भी आ सकता है, साझेदारी संलेख के अभाव में नियम बताइए। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 1932 के अंतर्गत क्या क्या अधिनियम, क्या क्या बातें बताई गई है वो बताइए। तो ये सारी चीजें इसमें अभाव में नियम के अंतर्गत आती है। इसमें क्या बोला जाता है, सबसे पहला पूछा गया, बोला गया कि सबसे पहले तो ये होगा, यदि फर्म में सभी साझेदार समान रूप से कार्य कर रहे हैं तो सभी लोगों को, सभी साझेदारों को समान रूप से लाभ मिलेगा, इसलिए समान लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाएगा, पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाएगा। फर्म की संपत्ति का प्रयोग फर्म के कार्य के लिए किया जाएगा। नए सभी साझेदारों की सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। नए साझेदारों को मत देने का अधिकार होगा, प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होगा, सभी साझेदारों को गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इत्यादि रूप से 10 बातें बताई जाती है, हमें केवल याद होनी चाहिए केवल 3, क्योंकि 3 नंबर के प्रश्न है। समान अनुपात में लाभ बंटना चाहिए, लाभ विभाजन समान अनुपात में होना चाहिए, फर्म का संपत्ति का प्रयोग फर्म के कार्य के लिए होना चाहिए, आहरण पर 6% ब्याज दिया जाना चाहिए, गोपनीय जानकारी सभी साझेदारों को पता होना चाहिए, मत देने का अधिकार होना चाहिए, प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। सारे अधिकार जो है वो इससे साझेदारी संलेख के अभाव में नियम के अंतर्गत बताए जाते हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। अगले वाले चैप्टर आते हैं उनके लिए हम मिटा लेंगे इसको। और अगला वाला जो चैप्टर आते हैं वो यहाँ से साझेदारी से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आता है साझेदारी का पुनर्गठन। हम देखेंगे पुनर्गठन, फिर देखेंगे प्रवेश, फिर देखेंगे अवकाश, फिर मृत्यु। अवकाश या मृत्यु दोनों साथ में देख सकते हैं। लास्ट में आता है साझेदारी का समापन, फर्म का समापन।
साझेदारी का समापन, साझेदारी फर्म का समापन। यहाँ पर एक एक करके वो सबसे पहले देखते चलिए भाई, देखिए जरा। सबसे पहले पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है, पुनर्गठन का मतलब होता है पुराना अनुबंध समाप्त कर दिया गया और नया अनुबंध लिख लिया जाता, तो वो साझेदारी का पुनर्गठन है। अच्छा, इसकी एक परिभाषा और बनेगी कि जो अनुबंध है भाई, आप उसमें देखो ना, परिवर्तन हो रहा है, पुराना वाला खत्म कर रहा है, नया वाला लेकर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के है क्या बात, अनुबंधों में परिवर्तन हो गया ना। तो यहाँ पर दो परिभाषा बनती है, यहाँ पर दो परिभाषा बनती है। जबकि साझेदारी फर्म में अनुबंधों में परिवर्तन हो जाता है तो साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। जब किसी साझेदारी फर्म में अनुबंधों में परिवर्तन हो जाता है तो साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। दूसरी परिभाषा बनेगी, जब किसी साझेदारी फर्म में पुराने अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है और नया अनुबंध लिख लिया जाता है तो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। तो दिक्कत वाली बात होती है, बताइए, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। दो परिभाषा बताई गई, साझेदारी का पुनर्गठन होना है तो पुनर्गठन कैसे होगा, या तो अनुबंधों में परिवर्तन कर दो या पुराना अनुबंध समाप्त करके नया अनुबंध लिख लो, तो साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। इसके बाद अगली वाली परिभाषा आती है साझेदारी के प्रवेश की। प्रवेश की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर मान लीजिए किसी फर्म में दो साझेदार हैं, ए और बी साझेदार हैं, और किसी तीसरे साझेदार को या तीसरे व्यक्ति को हम साझेदारी बोलेंगे, तीसरा व्यक्ति होगा, तीसरा कोई व्यक्ति होगा जिसे फर्म में आमंत्रित किया जाएगा। ये तो गलती कर देते हो, आमंत्रित किया जाएगा। प्रवेश की जब आप परिभाषा लिख रहे हैं तो उसमें वाला शब्द नहीं आएगा, दूसरा शब्द आएगा। यहाँ पर भी अपन चाहते तो पुनर्गठन लगा सकते थे, लेकिन पुनर्गठन की परिभाषा में पुनर्गठन के अलावा बाकी सारी चीजें आएंगी, प्रवेश में प्रवेश के अलावा सारी चीजें आएंगी। इसलिए जबकि साझेदारी फर्म में किसी नए व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है, जबकि साझेदारी फर्म में किसी नए व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है, साझेदारी का प्रवेश कहलाता है। दूसरे शब्दों में बोला जाएगा कि भाई नए व्यक्ति को आमंत्रित क्यों किया जाएगा, तो अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होने पर, पूंजी की आवश्यकता होने पर, योग्यता की आवश्यकता होने पर, सामर्थ्य की आवश्यकता होने पर, ख्याति की आवश्यकता होने पर, इत्यादि जो आवश्यकता होती है, इन सभी की आवश्यकता होने पर साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। दूसरे शब्दों में बोला जाएगा, परिभाषा जो बनेगी, जब किसी साझेदारी फर्म में अत्यधिक श्रम, पूंजी, योग्यता, सामर्थ्य या ख्याति की आवश्यकता होने पर किसी नए व्यक्ति को फर्म में आमंत्रित किया जाता है तो वह साझेदारी का प्रवेश कहलाता है। अगला वाला देखिए, हम अवकाश की बात की जाए तो भाई प्रवेश तो हो गया। अब यहाँ पर तीन साझेदार हो गए, एक साझेदार, दो साझेदार और तीन साझेदार। क्या होता है, देखो अवकाश का मतलब होता है कि इनमें तीनों में से कोई ना कोई एक साझेदार, मान लीजिए तीसरा वाला जो साझेदार है, ये तीसरा साझेदार किसी भी कारण से फर्म से या तो संबंध विच्छेद कर ले, फर्म से संबंध विच्छेद कर लेता है। अरे फर्म से संबंध विच्छेद कर लेता है का मतलब फर्म से संबंध छोड़ देता है, त्याग देता है, तो हमें विच्छेद लिखना पड़ेगा। जैसे संधि विच्छेद होता है उसी तरीके से हमें फर्म का विच्छेद देखना पड़ेगा। तो जब कोई साझेदार, जब किसी साझेदारी फर्म कोई साझेदार फर्म से संबंध विच्छेद कर लेता है तो साझेदारी का अवकाश कहते हैं। जब किसी साझेदारी फर्म में कोई साझेदार फर्म से संबंध विच्छेद कर लेता है तो उसे साझेदारी का अवकाश कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइएगा, अन्यथा आगे बढ़े आगे। जब किसी साझेदारी फर्म में कोई साझेदार फर्म से संबंध विच्छेद कर लेता है तो उसे साझेदारी का अवकाश कहते हैं। अच्छा, साझेदारी के समापन की बात, मृत्यु की जब बात कही जाएगी तो देखिए मृत्यु के लिए कोई जरिया है ही नहीं या कोई कारण है ही नहीं। मृत्यु का मतलब मृत्यु अखंड सत्य है। यदि फर्म को छोड़ करके जा रहा है, यदि कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जा रहा है तो या तो वो फर्म से छोड़कर चले आए, उस फर्म के लिए तो मर ही गया ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मोबाइल है, अब ये मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, अब मोबाइल चोरी हो जाए या फिर मोबाइल खराब हो जाए, दोनों में कंडीशन सेम रहेगी, मोबाइल तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। इसलिए फर्म से जाने वाले व्यक्ति को भी मृत्यु के समान समझा जाता है, तो फर्म के लिए तो मर ही गया, किसी काम का बचा नहीं। अगला वाला देख लेते हैं साझेदारी के समापन में। तो साझेदारी के समापन का मतलब ये होता है कि जो इनके मध्य अनुबंध हुआ है, यहाँ पर अनुबंध में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अनुबंध समाप्त हो जाता है। अर्थात जब किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य अनुबंधों जब किसी साझेदारी फर्म में अनुबंधों को समाप्त कर दिया जाता है, तो साझेदारी का समापन कहते हैं। जब किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य अनुबंधों को समाप्त कर दिया जाता है तो साझेदारी का समापन कहलाता है। और साझेदारी फर्म के समापन में देखेंगे तो यहाँ पर इससे एक परिभाषा और बढ़ जाएगी, भाई अनुबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा और
प्लस, इसमें एक चीज और प्लस हो जाएगी, और सर फर्म की संपत्ति को बेच दिया जाएगा और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाएगा। अर्थात जबकि साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है और फर्म की संपत्ति को बेच दिया जाता है और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, तो साझेदारी फर्म का समापन कहलाता है। यहां पर एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अथवा में ये दोनों परिभाषाएं आने की संभावना ज्यादा है, साझेदारी के समापन में और साझेदारी फर्म के समापन में। साझेदारी के समापन में केवल अनुबंध को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इसमें एक लाइन आप बोल ही सकते हैं कि फर्म नियंत्रण चलता रहता, फर्म निरंतर चलती रहती है, फर्म निरंतर चलती रहती है, जबकि यहां पर फर्म बंद हो जाती है। आप लोगों को इसमें अंतर ही पूछे जाएंगे, जो अंतर ही बन गए। परिभाषा की तीनों लाइनें लिख दीजिएगा, चारों लाइनें लिख दीजिएगा और बीच में से लाइन खींच दीजिएगा, जैसे मैं लाइन खींची तो अंतर बन गए। और अंतर नहीं बनाना तो सारी लाइनों को मिला करके लिख दीजिएगा, तो परिभाषा होगी। कैसी लाइनें मिला करके लिखेंगे? जबकि साझेदारी फर्म में समस्त प्रकार के अनुबंधों को समाप्त कर दिया जाता है और फर्म निरंतर चलती रहती है, तो साझेदारी का समापन कहलाता है। और जबकि साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है, साझेदारी फर्म के समस्त प्रकार की संपत्ति को बेच दिया जाता है और समस्त प्रकार के दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, जिसके कारण फर्म पूरी बंद हो जाती है, उसे साझेदारी फर्म का समापन कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइएगा, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। अगला वाला जो टॉपिक आता है वो इसमें आता है कि इन सभी की दशाएं पूछी जाती हैं आप लोगों से, और इन दशाओं में सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना। हम सबसे पहले पुनर्गठन देखें, तो जब हम पुनर्गठन की दशाएं देखेंगे, तो जितना ये सामान दिया हुआ है वो सारा यहीं पर आएगा। मेरे कहने का मतलब ये साझेदारी का पुनर्गठन होता क्यों? सबसे पहला लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण साझेदारी का पुनर्गठन होगा, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण। फिर नए साझेदार के प्रवेश पर, फिर आएगा नए साझेदार के अवकाश और पुराने साझेदार के अवकाश या मृत्यु पर। फिर अगला वाला आएगा साझेदारी के समापन पर, साझेदारी के, और एक पॉइंट ऐसा है जो सभी में चलता है, पता है क्या? विलीनीकरण पर। विलीनीकरण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक समान व्यापार करने वाली कंपनियां आपस में मिल जाती हैं तो उनको विलीनीकरण कहते हैं। तो विलीनीकरण पर भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। अच्छा, ये विलीनीकरण प्रवेश में भी आएगा, ये विलीनीकरण अवकाश में भी आएगा, अवकाश में भी आएगा, नहीं आएगा अवकाश में। प्रवेश की जब बात की जाए तो साझेदारी का प्रवेश क्यों किया जाता है? अरे भाई, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होने पर, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होने पर, अत्यधिक योग्यता की आवश्यकता होने पर, विशिष्ट सामर्थ्य की आवश्यकता होने पर, ख्याति की आवश्यकता होने पर, या फिर साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार के अवकाश पर। अब सवाल उठता है साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार के अवकाश पर कैसे होगा? सिंपल तरीका है। अरे भाई, साझेदार की मृत्यु पर जैसे मान लीजिए दो साझेदार थे, ए और बी साझेदार थे, ये बेचारा मर गया। अब बताइए क्या साझेदारी फर्म बची? नहीं बची, इसलिए नए साझेदार को प्रवेश देना ही पड़ेगा इस चीज को। यदि वो अवकाश ले लिया है, उसने फर्म छोड़ करके चला गया, तब भी उसको नए साझेदार को प्रवेश देना पड़ेगा। ये सारी जो है प्रवेश की दशाएं होती है। अच्छा, एक विलीनीकरण पर भी रहेगा ही रहेगा। तो प्रवेश की दशाएं ये वाली होगी। अगली वाली दशाओं की जब बात कही जाएगी, जब कही जाएगी, अर्थात अवकाश या मृत्यु की दशा की जाएगी, तो इसकी दशाएं बड़ी साधारण सी होती है। सबसे पहले अवकाश को देता है वो, कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश क्यों लेगा? उसका सबसे बड़ा कारण यह रहेगा कि फर्म अत्यधिक समय से हानि में चल रही हो। फर्म अत्यधिक समय से हानि में चल रही है। यदि कोई फर्म लगातार हानि में चल रही है तो कोई साझेदार उसमें से अवकाश ले सकता है, जिसके पास लग रहा है कि यार कोई औचित्य है नहीं और फालतू मुझे यहाँ पर मेहनत करनी पड़ रही, तो वो फर्म से संबंध विच्छेद कर सकता है। इसके अलावा अवकाश लेने का उसका दूसरा कारण होगा अस्वस्थता के कारण। अस्वस्थता, या वो अस्वस्थ है इसलिए ले लेगा अवकाश। वो अस्वस्थता हुई, वृद्धावस्था के कारण भी वो संबंध विच्छेद कर सकता है। पागल हो गया वो, या दिवालिया हो गया,
या कोई अन्य ऐसा अनैतिक या असंवैधानिक कार्य कर दिया जो पर्व के लिए सही नहीं है, अर्थात उसने चोरी डकैती या कुछ अन्य गैर कानूनी कार्य कर दिए, तो अवैधानिक कार्य करने के कारण भी वह पर्व से संबंध विच्छेद कर देता है। तो कुल मिलाकर के पर्व की मृत्यु की दशाएं हो गई, अवकाश की दशाएं, मृत्यु की तो कोई दशाएं होती नहीं, मृत्यु मतलब मृत्यु। अगला वाला देख लेते हैं साझेदारी का समापन। अच्छा, साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म के समापन की लगभग दशाएं एक जैसी होती हैं। वो इसलिए भी भाई कोई विशिष्ट समय के लिए साझेदारी की गई हो और वो समय पूरा हो चुका हो, तो उसमें भी देखते रहे। निश्चित समय पूर्ण हो जाने के कारण, निश्चित समय पूर्ण हो जाने पर साझेदारी का समापन हो जाता है। निश्चित कार्य पूर्ण हो जाने पर भी साझेदारी का समापन हो जाता है। इसके अलावा संयोग द्वारा समापन कैसे होगा? भाई दो साझेदार हैं, इस साझेदार को रात में हार्ट अटैक आ गया, साझेदारी का समापन, बची नहीं साझेदारी। भाई ये साझेदारी की प्रमुख शर्त यही है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति, साझेदारी खत्म। तो संयोग द्वारा समापन भी होता है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा समापन, न्यायालय ने बोल दिया तुम्हारे पर गैर कानूनी है, बंद करो, कलारी को बोला बंद करो, न्यायालय कोई बात नहीं, न्यायालय द्वारा समापन, संयोग द्वारा समापन, न्यायालय द्वारा समापन। अगला वाला अनिवार्य समापन, किसी ने सोच ही लिया हमें तो बंद करनी, तो अनिवार्य रूप से बंद कर देगा। तो ये सारे कार्य होते हैं साझेदारी समापन को, साझेदारी फर्म के समापन को, और ये दशाएं भी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रत्येक चैप्टर में आप लोगों को अलग अलग प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अलग अलग प्रश्न का मतलब रहेगा कैसे, जैसे सबसे पहले हम पुनर्गठन में देखें, तो पुनर्गठन में आता है आपको लाभ और हानि अनुपात किसे कहते हैं। और पहला प्रश्न बनता है कौन सा? पहला प्रश्न बनता है कि लाभ और हानि अनुपात किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में बनता है त्याग और प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं। तीसरा इसी में बनता है कि पुनर्गठन पर कौन सा खाता बनाया जाता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। इस प्रकार से हर एक चैप्टर में दो दो तीन तीन प्रश्न एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं। बस इतना ही सिलेबस होता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आया लाभ हानि अनुपात किसे कहते हैं। लाभ हानि अनुपात किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल रहेगा, वह अनुपात जिसमें साझेदार अपने लाभ और हानि को बांटते हैं। वह अनुपात जिसमें साझेदार अपने लाभ और हानि को बांटते हैं वह लाभ हानि अनुपात कहलाता है। वह अनुपात जिसमें साझेदार अपने लाभ एवं हानि को बांटते हैं लाभ हानि अनुपात कहलाता है। अगला वाला आता है त्याग प्राप्ति अनुपात। साझेदारी के पुनर्गठन पर यहाँ पर मान लीजिए दो साझेदार थे ए और बी, दोनों को मान लीजिए कि एक को मिल रहे थे 80 रुपए और एक को मिल रहे थे 40 रुपए। उन्होंने बोल दिया चलो अपन दोनों बराबर लेंगे, और जब बराबर लेंगे तो उनको क्या मिला कि बराबर का मतलब था 60 रुपए दोनों बराबर लेंगे। अरे भाई 80 और 120 को जब जोड़ोगे तो 80 और 40 को जोड़ोगे तो 120 होगा, और 120 को जब आधा करोगे तो 60 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं कि इसको लाभ में कमी हो गई है और इसके लाभ में वृद्धि हो गई है। तो कुल मिलाकर के साझेदारी के पुनर्गठन पर, किस पर जो भी काम होता है पुनर्गठन पर होता है। अर्थात साझेदारी के पुनर्गठन पर जब किसी साझेदार के लाभ में कमी होती है, साझेदारी के पुनर्गठन पर जब किसी साझेदार के लाभ में कमी होती है तो त्याग अनुपात कहलाता है, और जब साझेदारी के पुनर्गठन पर किसी साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है तो वह प्राप्ति अनुपात कहलाता है, और इसे त्याग प्राप्ति अनुपात कहते हैं। नीचे आ जाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाते से आशा है यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता और साथ ही साथ वसूली खाते की हम बात करेंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता और एक वसूली खाता बनता है साझेदारी फर्म के समापन। वसूली खाता, यहाँ पर वसूली खाता बनाया जाता है, वसूली खाता। तो एक होता है पुनर्मूल्यांकन खाता और एक होता है वसूली खाता। ये दोनों साथ में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि इसमें अंतर पूछे जाते हैं। साधारण रूप से बोला जाए तो पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति एवं दायित्वों का दोबारा से मूल्य निर्धारित किया जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर समस्त प्रकार की संपत्ति
संपत्ति को बेच दिया जाता है और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। समस्त प्रकार की संपत्ति को बेच दिया जाता है, दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, वसूली खाता कहलाता है। अच्छा, पुनर्मूल्यांकन खाता कब कब बनाया जाता है? तो बोला गया पुनर्मूल्यांकन खाता पुनर्गठन पर। मैं कुल मिलाकर के बोलूं ना तो वसूली खाता केवल फर्म के समापन पर बनाया जाता है। वसूली खाता केवल और केवल फर्म के समापन पर बनाया जाता है। और पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के समापन के अलावा जितने भी और टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, अरे भाई हमने पढ़े पुनर्गठन, तो बिल्कुल पुनर्गठन पर बनाया जाएगा। प्रवेश पर भी बनाया जाएगा, मृत्यु अवकाश तभी बनाया जाएगा, और साझेदारी के समापन पर ही बनाया जाएगा। मतलब कहने का ये पुनर्मूल्यांकन खाता सारी कंडीशन में, सारी दशाओं में बनाया जाता है। केवल और केवल वसूली खाता ऐसा रहता है जो साझेदारी के फर्म के समापन पर बनाया जाता है। बाकी सारे दशाओं में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। केवल एक ही स्थिति ऐसी है, साझेदारी फर्म के समापन, जिसमें वसूली खाता तैयार किया जाता है, वो लिखा भी हो वसूली खाता तैयार किया, केवल वही है ना। इसका मतलब है पुनर्मूल्यांकन खाता अनेक बार बनाया जाता है, अनेक बार बनाया जाता है। जबकि वसूली खाता केवल एक ही बार, अरे भाई सारी प्रकार की संपत्ति को बेच दिया, दायित्वों का भुगतान कर दिया, तो बचा ही क्या? कुछ भी नहीं बचा फर्म में, फर्म बंद हो गई। तो कुल मिलाकर के वसूली खाता जीवन, फर्म के जीवन में एक बार बनाया जाता, फर्म के जीवन में एक बार बनाया जाता। इन सबको मिलाकर के लिख दोगे, इन सबको मिला के लिख दोगे तो परिभाषा बन जाएगी, अलग अलग लिख दोगे तो विशेषता बन जाएगी, बीच में से लाइन खींच के लिख दोगे तो अंतर बन जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर तीन ही अंतर है, अरे भाई चौथा, पांचवा, छठवां अंतर आप आकार लिखेंगे, क्षेत्र लिखेंगे, तो मेरे ख्याल से 4, 5, 6 अंतर बन जाएंगे, है ना। कब कब बनाया जाता है, दशाएं लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी को मिलाकर के लिख दोगे तो परिभाषाएं, अलग अलग लिखोगे तो विशेषताएं, और बीच में से लाइन खींच के लिखोगे तो अंतर, यही रहेंगे। कैसे पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे कहते हैं? तो वह खाता जिसमें समस्त प्रकार की संपत्ति एवं दायित्वों का दोबारा से मूल्य का निर्धारण किया जाता है, तो वह पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारी के पुनर्गठन पर, प्रवेश पर, अवकाश पर, साझेदारी के समापन पर बनाया जाता है, और यह खाता अनेकों बार फर्म के जीवन काल में अनेकों बार बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। और वसूली खाते के लिए भी ये रहेगा वह खाता जो एक ऐसा खाता जिसमें फर्म की समस्त प्रकार की संपत्ति को बेच दिया जाता है, समस्त प्रकार के दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, और समस्त प्रकार के दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, तो उसे वसूली खाता कहते हैं। वसूली खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है, और यह फर्म के जीवन में केवल एक ही बार बनाया जाता है, वसूली खाता कहलाता है। यहाँ पर केवल इतना ही था इस वाले चैप्टर में, तो इस वाले चैप्टर में इतना ही बताया गया। अगला वाला चैप्टर आता है प्रवेश पर। तो प्रवेश पर केवल एक टॉपिक आपको बढ़ता है, एक या दो टॉपिक बढ़ते हैं। कौन कौन से टॉपिक बढ़ते हैं बता रहा हूँ मैं। 2 टॉपिक बढ़ते हैं। सबसे पहला पड़ता है लाभ की गारंटी। सबसे पहला और मजबूत टॉपिक जिसमें होता है लाभ की गारंटी होता है। लाभ की गारंटी का मतलब होता है जब किसी साझेदारी फर्म में जब कोई नया साझेदार आता है, आया यहाँ पर बताया गया था कोई नया साझेदार आया यहाँ पर, जब किसी साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार आया तो पुराना कोई साझेदार बोलता है नए साझेदार से कि भाई तेरे को निश्चित लाभ तो हो ही होगा। कहने का मतलब ये आ नहीं रहा था, तो इससे बोला गया भाई तेरे को 70 रुपए 80 रुपए का लाभ होगा। क्या बोला गया? 80 रुपए का लाभ होगा। और किसी कंडीशन में किसी परिस्थिति में इस सी को जो मिलने वाला लाभ था वो मात्र 50 रुपए हुआ। तो अब ए ने क्या किया था? गारंटी दी थी कि भाई तेरे को 80 रुपए लाभ होगा ही होगा। तब ए अपना हिस्सा इस वाले सी को देगा, कितना रुपए देगा? 30 रुपए देगा, ताकि इसका लाभ कम से कम 80 रुपए तो हो जाए। तो लाभ की गारंटी का मतलब होता है जब किसी साझेदारी के प्रवेश पर कोई पुराना साझेदार नए साझेदार को निश्चित लाभ होने का वचन देता है। यहाँ पर बोला जाता है निश्चित लाभ होने का वचन देता है, निश्चित लाभ देने का वचन होता है, तो उसे लाभ की गारंटी कही जाती है। जब किसी साझेदारी फर्म में जब कोई पुराना साझेदार किसी नए साझेदार को निश्चित लाभ होने का वचन देता है, तो उसे लाभ की गारंटी कही जाती है। इस वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन और बनता है जिसको बोला जाता है ख्याति। तो ख्याति अपने आप में क्वेश्चन नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरा चैप्टर है, तो इसको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे। बाकी वो बढ़े जाते हैं साझेदारी का अवकाश या मृत्यु पर। तो यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जाता है कि मृत्यु हुए साझेदार के या अवकाश लिए गए साझेदार को उसकी पूंजी का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। पूंजी भुगतान की विधियां लिखिए। तो पूंजी भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा? यहाँ पर 3 प्रकार की विधियां बताई जाती है। सबसे पहला बताई जाती है एक मुश्त भुगतान। पहला वाला बताया जाता है एक मुश्त भुगतान।
मतलब जब किसी साझेदारी फर्म में कोई साझेदार यदि अवकाश लेता है या उसकी बेचारे की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी फर्म द्वारा इकट्ठा उसका भुगतान कर दिया जाता है, पकड़ो और जाओ जैसी है राम जी। जबकि दो अलग अलग वो तरीके होते हैं जिसमें बोला जाता है एक किस्तों द्वारा भुगतान और तीसरा होता है वार्षिकी। वार्षिकी द्वारा भुगतान, एक होता है एक मुश्त द्वारा भुगतान, दूसरा होता है किस्तों द्वारा भुगतान और तीसरा होता है वार्षिकी द्वारा भुगतान। जरा तीनों में समझिए क्या अंतर होता है। जब किसी साझेदारी पर जब निवृत्त हुए वाले साझेदार को, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज को बता दूं मैं कि इसको साझेदारी का अवकाश और साझेदारी की निवृत्ति भी बोली जाती है ना। तो हो सकता है साझेदारी की निवृत्ति आप लोगों से पूछ ली जाए। जब निवृत्त हुए वाले साझेदार को उसकी राशि का एक साथ भुगतान कर दिया जाता है तो वह एक मुश्त द्वारा भुगतान कहलाता है। जब और दूसरी वाली रहेगी कंडीशन, जब किसी साझेदारी फर्म में निवृत्त हुए वाले साझेदार को उसकी पूंजी का भुगतान कुछ भागों में किया जाता है तो उसे किस्तों द्वारा भुगतान कहा जाता है। और तीसरा आता है वार्षिकी द्वारा भुगतान। जब निवृत्त हुए वाले साझेदार को वर्ष में एक बार भुगतान किया जाता है, वर्ष में एक बार भुगतान किया जाता है तो उसे वार्षिकी द्वारा भुगतान कहा जाता है। और जी वार्षिकी भुगतान के लिए एक खाता तैयार किया जाता है जिसको बोला जाता है उचंत खाता। उचंत खाता, इस उचंत खाते में ही साझेदार जो मृत साझेदार है या अवकाश लिए वाले साझेदार है उसका लेखा जोखा रखा जाता है, उसकी पूंजी का लेखा जोखा रखा जाता है तो उसे उचंत खाता कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है इसमें कि जब साझेदार किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, अर्थात कोई साझेदार मर गया, तो साझेदार के मर जाने के बाद, जब साझेदार मर गया तो मर जाने के बाद अब उसका भुगतान किसको किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक डी और सी साझेदार था। अब किसी भी परिस्थिति में सी बेचारा मर गया तो इन दोनों को तो बड़ा खुश हो जाना चाहिए क्योंकि इसकी पूंजी भी इन दोनों को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सी के मर जाने पर उसके उत्तराधिकारी को उसका भुगतान किया जाता है। वो भुगतान कैसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा। मतलब यदि कोई साझेदार ने अवकाश लिया तो भी भुगतान की विधियां यही रहेगी और जब उसके उत्तराधिकारी को भुगतान देना होगा तभी उसकी विधि यही वाली रहेगी। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताइएगा, अन्यथा आगे बढ़ेगी। इसका अगला वाला आता है साझेदारी के समापन पर। साझेदारी के समापन की मैंने परिभाषा बता दी गई और उसकी दशाएं बता दी गई है। साझेदारी के फर्म के समापन पर भी मैंने आपको परिभाषा बता दी गई, दशाएं बता दी गई और उसका अंतर बता दिएगा। यहाँ पर एक टॉपिक और रह जाता है आप लोगों को, इससे पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है आप लोगों से कंपनी किसे कहते हैं। एक टॉपिक आता है कि कंपनी किसे कहते हैं। साधारण रूप में कंपनी देखा जाए, कंपनी में पूंजी की मात्रा अधिक होती है, पूंजी की मात्रा अधिक होती है। कंपनी में पूंजी की मात्रा अधिक होती है, गलत है। कंपनी की कृत्रिम व्यक्ति है, बिल्कुल यहीं से शुरुआत है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी स्थापना किसी अधिनियम के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसका पृथक सह अस्तित्व होता है, कंपनी कहलाती है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसकी स्थापना किसी अधिनियम के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसका पृथक सह अस्तित्व होता है, कंपनी कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर कंपनी के मूल प्रलेख भी पूछे जाएंगे। कंपनी के प्रलेख, तो कंपनी के 3 प्रलेख होते हैं। एक होता है पार्षद सीमा नियम और एक होता है पार्षद सीमा अंतर नियम और एक और लास्ट में होता है जिसको बोला जाता है प्रविवरण। एक होता है पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा अंतर नियम और लास्ट वाला होता है प्रविवरण। इन सभी के मतलब समझिएगा। पार्षद सीमा नियम का मतलब होता है, सीमा बोल दी गई ना, सीमा का मतलब है बॉर्डर खींच दी गई। पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत क्या होता है, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत क्या होता है, समस्त प्रकार की घटनाएं, समस्त प्रकार के नियम, कानून इत्यादि और कार्य के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है, तो उसे पार्षद सीमा अंतर नियम कहा जाता है। तो पार्षद सीमा नियम कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बोले जाए, वे समस्त प्रकार के कार्य करने, किसी भी कोई भी फर्म होगी, समस्त प्रकार के कार्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों की लिखित रूप से स्पष्ट व्याख्या, किसी भी फर्म या संस्था के समस्त प्रकार के कार्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों की लिखित रूप से स्पष्ट व्याख्या
रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है तो पार्षद सीमा नियम कहलाता है। दूसरा रहता है पार्षद सीमा अंतर नियम, अर्थात जब किसी साझेदारी फर्म के समस्त प्रकार के कार्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों की लिखित रूप से स्पष्ट व्याख्या नहीं की जाती है, जिसमें परिवर्तन संभव होता है, उसे पार्षद सीमा अंतर नियम कहा जाता है। और प्रविवरण की परिभाषा में आप लोगों को व्यवसाय अध्ययन में बता चुका था कि किसी व्यवसाय की स्थापना करने के लिए जिन स्रोतों से पूंजी प्राप्त होगी उनका पूर्वानुमान करना, विभिन्न स्रोतों से पूंजी को प्राप्त करना और प्राप्त पूंजी का कुशलता प्रयोग करना प्रविवरण कहलाता है। तो यहाँ पर कंपनी खत्म हो जाती है। यहाँ पर कंपनी में एक और प्रश्न आता है, कंपनी के प्रकार बताइए। तो 2 से 3 प्रकार आप लोग बताएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि होते 12-15 प्रकार की कंपनियां होती हैं, लेकिन हम कुछ प्रकार की कंपनियां देखें तो सबसे पहले कंपनी होगी सीमित दायित्वों वाली कंपनी, रजिस्टर कंपनी, प्राइवेट पीवीटी इसको बोलता है, प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी कंपनी, सरकारी कंपनी, सहकारी कंपनी, साझेदारी कंपनियां इत्यादि, निजी कंपनी इत्यादि कंपनी के जो है प्रकार होते हैं। जितने प्रकार बताए गए हैं ये कौन कौन से? सीमित दायित्व वाली कंपनी, रजिस्टर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सहकारी कंपनी, और भी अनेक प्रकार होते हैं। लेकिन 2 से 3 नाम लिख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से लगभग बोल जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों की कंपनी भी खत्म हो जाती है। अर्थात 1 नंबर चैप्टर से लेकर के 5 नंबर चैप्टर तक जिसमें साझेदारी दी गई थी, लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। आप लोगों का साझेदारी बच जाता है तो आप साझेदारी बता दिया जाएगा। यदि इसको इसकी फोटो किसी को लेनी है तो ले लीजिए, अन्यथा इसको मिटा करके आप साझेदारी पढ़ेंगे। भाई ख्याति ही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ख्याति किसकी कहते हैं। यदि कोई फर्म लंबे समय से अधिकतम लाभ प्राप्त करती है, जब कोई फर्म लंबे समय से अधिकतम लाभ प्राप्त करती है तो उसमें ख्याति विद्यमान हो जाती है। तब उसकी संपत्ति को बेचने पर उसके वास्तविक मूल्य से भी जो अधिक मूल्य प्राप्त होता है, उसको संपत्ति को बेचने पर उसके वास्तविक मूल्य से भी जो अधिक मूल्य प्राप्त होता है। अधिक मूल्य कितना प्राप्त हो रहा है? मात्र 20 रुपए। तो यही 20 रुपए उसके लिए ख्याति कहलाएगी। तो कुल मिलाकर परिभाषा बनती है, जब कोई फर्म लंबे समय से अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है तो उसमें ख्याति विद्यमान हो जाती है। तब उसकी संपत्ति को बेचने पर उसकी वास्तविक मूल्य से भी जो अधिक मूल्य प्राप्त होता है उसे ख्याति कहलाती है। कहते हैं ख्याति के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। यदि हम प्रकारों की बात की जाए, ख्याति के 3 प्रकार होते हैं। एक कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, एक बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति और एक चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। वह ख्याति जो मालिक के प्रति वफादार होती है, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। वह ख्याति जो व्यवसाय के प्रति वफादार होती है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। और वह ख्याति जो कि ना तो मालिक और ना ही व्यवसाय दोनों के प्रति वफादार नहीं होती। वह ख्याति जो ना तो मालिक के लिए और ना ही व्यवसाय के लिए वफादार नहीं होती है, तो वह चूहे के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार हो गए। इसके प्रकार के बाद अगला वाले आते हैं ख्याति के विशेषता। ख्याति की विशेषता में हम एक चीज पढ़ लेनी होती है कि ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति एक संपत्ति है। कल एक प्रश्न पूछा गया था मेरे से, सर ख्याति संपत्ति है तो कैसी संपत्ति है? ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था वो तो स्थायी होती है। हाँ, स्थायी भी था, अमूर्त भी था, स्थिर भी था। ये सारा उसमें दिया गया था। और लास्ट वाला ऑप्शन दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वही वाला ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2 तो थे ही उसमें। देखिए 3 भी थे। अपन जब देख रहे हैं ख्याति एक संपत्ति है तो ख्याति एक संपत्ति है तो कैसी संपत्ति है बताना पड़ेगा ना। ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है। बिक्री योग्य संपत्ति है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अदृश्य संपत्ति है। तो यहाँ पर बताया गया था कि ख्याति कैसी कैसी संपत्ति थी, क्या सारी संपत्तियां हैं। और जब इस तरीके से ऑप्शन में आएगा तो अपन उपयुक्त सभी लगाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं, वो दूर था, उसको पता नहीं था, अनपढ़ व्यक्ति था जो भी। सर उसमें चल संपत्ति भी था। हाँ बिल्कुल, चल संपत्ति भी है, चालू संपत्ति भी है, क्योंकि इसका तुरंत रूप से बेच करके उपयोग में लाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे धन की आवश्यकता है तो मेरे अंदर जो ख्याति है वो बेच लूं। ख्याति को बेचने का मतलब ये है कि साधारण रूप से आप लोग मेरे पास आए, 2 लोगों को बोल दिया गया कि जैसे मान लो ज्योति को काम की जरूरत है, मैंने 2 बोल दिया, 2 लोग अब ज्योति से पढ़ेंगे।
बेच दी ख्याति, तो तुरंत बेची जा सकती है। विशेषताओं की बात हो गई। अच्छा, ख्याति के उत्पन्न होने के कारण, ख्याति उत्पन्न क्यों होती है, तो यहाँ पर मैंने बताया था। हालांकि 2 पॉइंट आते हैं, संस्था का इतिहास, प्रबंधकों का दृष्टिकोण, पहले दूसरे पॉइंट संस्था का इतिहास, दूसरा तो रहेगा प्रबंधकों का दृष्टिकोण। संस्था का इतिहास, दूसरा रहेगा प्रबंधकों का दृष्टिकोण। अच्छा, संस्था का इतिहास और प्रबंधकों के दृष्टिकोण के बाद यहाँ पर आप लोगों को हमेशा हमेशा और हमेशा उचित लगाना पड़ता है, मतलब उचित व्यवहार। आपने एक दुकान खोली है और आपकी दुकान कैसे चलेगी, वो कैसे नहीं, क्यों चलेगी, वो क्यों चलेगी, ऐसे चलेगी। उचित व्यवहार, उचित मूल्य, उचित गुणवत्ता, उचित स्थान, उचित मात्रा, बिल्कुल आप सही करें, उचित स्थान, उचित विज्ञापन, है ना, ये सारे या उचित विक्रय शर्तें, सभी में आपको उचित 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 लगाना पड़ेगा और लगभग सारे कारण हो जाएंगे उत्पत्ति ख्याति उत्पन्न होने के कारण। ख्याति किस तरीके से उत्पन्न होती है, अगला वाला जो टॉपिक आता है इसी में ख्याति संबंधित। अगला वाला जो आता है ख्याति की गणना की विधि लिखिए, गणना की विधि। ये एग्जाम में मोस्ट एमपी और आती है। ये नहीं आता ख्याति गणना की कितनी विधियां, ये आएगा ख्याति गणना की कितनी विधियां, तो आप लिखेंगे 3 नाम बताइए। नाम औसत रहेगा लाभ विधि। औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। तीनों प्रकार की विधियां हो गई। सिंगल लाइन में भी प्रश्न आ सकता है, औसत लाभ विधि किसे कहते हैं बताइए, या ख्याति की गणना करने की विधि में औसत लाभ विधि क्या है। तो क्या है वो अलग बात है कि भाई जब किसी साझेदारी फर्म में निश्चित वर्षों के लाभों को जोड़ लिया जाता है और वर्षों की संख्या का भाग दे दिया जाता है, जिससे हमें औसत लाभ प्राप्त होता है, और क्रय को का गुणा कर दिया जाता है, तो हमें औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना हो जाती है। ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन जब हमें औसत लाभ या अधिलाभ या पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करनी है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा औसत लाभ विधि में होता है क्या। औसत लाभ में जब औसत लाभ में क्रय के वर्षों का गुणा कर दिया जाता है। जब औसत लाभ में क्रय के वर्षों का गुणा कर दिया जाता है, तो हमें औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना हो जाती है, ख्याति प्राप्त हो जाती है। जब औसत लाभ में क्रय के वर्षों से गुणा कर दिया जाता है, जब औसत लाभ में क्रय के वर्षों से गुणा कर दिया जाता है, तब हमें औसत लाभ द्वारा ख्याति प्राप्त हो जाती है। दूसरा वाला आता है अधिलाभ विधि में। अधिलाभ विधि में हमें करना पड़ेगा, गुणा कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता गुणा है ना, है। नहीं, इधर है गुणा। अरे गलत नहीं लिखा है काय में अरे मेरे पास फोटो है। नहीं बताऊंगा उसमें भाग कहाँ आएगा। औसत लाभ में सामान्य लाभ का को घटा दिया जाता है। जब औसत लाभ में सामान्य लाभ को घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना हो जाती है। आप जो कह रहे हैं भाग किया जाता है, तो भाग किया जाता है औसत लाभ में। अब औसत लाभ क्या कहलाता है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा औसत लाभ तो किसे प्राप्त होता है। बड़े साधारण रूप में बोला जाएगा कि वर्षों का लाभ, वर्षों का लाभ बटे वर्षों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसमें भाग दिया जाता है। तो जब हमें औसत लाभ प्राप्त करना होगा, तब हमें वर्षों का योग, वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों का संख्या से भाग दे देना होगा, तो हमें औसत लाभ प्राप्त हो जाएगा। उसमें क्रय के वर्षों का गुणा कर दिया जाएगा, तो औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना हो जाएगी। अधिलाभ विधि में जब औसत लाभ में सामान्य लाभ का घटा दिया जाता है, जब औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा दिया जाता है, तो अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति की गणना हो जाती है। और पूंजीकरण विधि में बची वर्ष में, वर्ष के अंत में बचाई गई पूंजी ख्याति कहलाती है। इसलिए वर्ष के अंत में बचाई गई पूंजी ख्याति कहलाती है, इसलिए इसको पूंजीकरण विधि के द्वारा ख्याति की गणना हो जाती है। परिभाषा के रूप में केवल इतना ही लिखना है। और सवाल आएंगे, सवाल में आप लोगों को वर्षों का लाभ दिया जाएगा, उसका योग कर लेना, वर्षों की संख्या का भाग कर देना, गुणा करके क्रय के वर्ष उसमें दिए जाते हैं, स्पष्ट रूप से सवाल में दिए जाते हैं क्रय के वर्ष,
गुणा कर दीजिएगा, औसत लाभ विधि द्वारा खाते की गणना हो जाएगी। अधिलाभ विधि में देखें तो औसत लाभ निकालना मैंने बता दिया गया, सामान्य लाभ एग्जाम में दिया जाता है। औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देना, अधिलाभ विधि द्वारा खाते की गणना हो जाएगी। पूंजीकरण विधि में दिया नहीं जाएगा, इसलिए दिया नहीं जाएगा, खाते कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जब आप लोग साझेदारी पढ़ते हैं, साझेदारी के अंतर्गत 3 प्रकार के 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, जरा समझिएगा कौन कौन से। साझेदारी के अंतर्गत खाते, साझेदारी के अंतर्गत बनाए जाने वाले खाते, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। साझेदारी के अंतर्गत 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। एक होता है स्थायी पूंजी खाता, दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। एक होता है स्थायी पूंजी खाता और एक होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। और परिवर्तनशील पूंजी खाते का कोई प्रकार नहीं होते, जबकि स्थायी पूंजी खाते के प्रकार होते हैं। स्थायी पूंजी खाते के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है साझेदारों का पूंजी खाता और एक होता है साझेदारों का साझेदारों का चालू खाता। यदि हम साझेदारों के पूंजी खाते की बात की जाए तो एक ऐसा खाता है जिसमें साझेदारों की पूंजी, एक ऐसा खाता जिसमें साझेदारों की पूंजी हमेशा स्थिर होती। परिभाषा पूछी जाती है इसकी, इसलिए बोला गया है एक ऐसा खाता जिसमें साझेदारों की पूंजी स्थिर होती है। एक ऐसा खाता जिसमें साझेदारों की पूंजी हमेशा स्थिर होती है वह साझेदारों का पूंजी खाता कहलाता है। और एक ऐसा खाता, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है केवल स्थिर तो होती है, यहाँ पर लिखेंगे इसकी परिभाषा। एक ऐसा खाता जिसमें साझेदारों की पूंजी हमेशा स्थिर होती है वह साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता कहलाता है। और परिवर्तनशील पूंजी खाता है ना, एक ऐसा खाता जिसमें पूंजी निरंतर बदलती रहती है तो उसको परिवर्तनशील पूंजी खाता कहलाता है। जब एक ऐसा खाता जिसमें पूंजी हमेशा स्थिर होती है स्थायी पूंजी खाता कहलाएगा, और एक ऐसा खाता जिसमें पूंजी निरंतर बदलती रहती है तो परिवर्तनशील पूंजी खाता कहलाता है। इसके 2 प्रकार हो गए, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। दूसरे शब्दों में ले जाए साझेदारों को पूंजी खाते में, तो यहाँ पर एक ऐसा खाता जिसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है, केवल पूंजी का लेखा किया जाता है, केवल पूंजी का लेखा किया जाता है तो साझेदारों का पूंजी खाता कहलाता है। और चालू खाते की बात की जाए तो पूंजी के अलावा अन्य मदों का लेखा किया जाता है तो साझेदारों का चालू खाता कहलाता है। कुल मिलाकर के बोला जाएगा पूंजी के अलावा आता है, पूंजी के अलावा क्या क्या आता है, पूंजी के अलावा आता है पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, कमीशन रहेगा, वेतन रहेगा, कमीशन, वेतन, अरे बहुत सारी मदे रहती हैं। आहरण पर ब्याज हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया, कमीशन हो गया, वेतन हो गया इत्यादि जो रहेंगे ये सारे साझेदारों के चालू खाते में आएंगे। और साझेदारों के पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा किया जाएगा। और चालू खाते में पूंजी के अलावा बाकी जितनी मदे उनका लेखा किया जाएगा। जबकि हम परिवर्तनशील पूंजी खाते की जब बात करेंगे, परिवर्तनशील पूंजी की बात करेंगे तो इसमें ये सारी मदे तो आएंगी प्लस पूंजी भी आ जाएगी। कौन सी पूंजी? ये वाली पूंजी भी, तो परिवर्तनशील पूंजी खाता बन जाएगा। यहाँ पर इसके खाते बता दिए गए थे, तो लगभग यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि आप जो भी खाता बनाया गया है, चाहे वो परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाया गया हो, चाहे स्थिर पूंजी खाता बनाया गया हो, इसका प्रारूप बनाइए, प्रारूप या फिर नमूना बताइए। बड़ा सिंपल होता है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को पर्टिकुलर लिखना है, इधर अमाउंट लिख देनी है, यहाँ पर फिर पर्टिकुलर लिख दो, यहाँ पर फिर अमाउंट लिख दो, कंप्लीट हो जाएगा। साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता बन गया। साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है तो इस अमाउंट की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर। अमाउंट की जगह पर हमें क्या लिखना होता है, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, जितने साझेदार हैं उतने साझेदारों के अलग अलग बनेंगे, फिर वापस आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी और आ जाएगा सी, कंप्लीट हो जाता है खाता। नीचे इस तरीके से बंद कर दो। यहाँ पर टोटल बैलेंस बीडी लिख दो, बैलेंस BALANCE बैलेंस बीडी, यहाँ पर CD लिख दो, यहाँ पर भी बीडी लिखाता है, यहाँ पर CD लिखाता है, बढ़ जाएगा। और इस तरीके से आप लोगों का एक भाग साझेदारी वाला
कंप्लीट हो जाता है। इस साझेदारी को पढ़ लेने के बाद हम अकाउंट आधी पढ़ चुके हैं, है ना। बंद कर दीजिए।